हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस डॉक्टर टीच में। मैं आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। जब भी हॉस्पिटल या क्लिनिक या फिर कहीं भी नर्सिंग होम में कहीं पे भी अगर वो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या बीमारी हुई है और हमें कौन से डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो मैं आपको लिए ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है, मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी है और अगर कोई नॉन मेडिकल है तो उसके लिए भी है ना। क्योंकि ये एक थोड़ा जब भी आप अस्पताल में किसी में जाएं, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जाएं, तो एक प्रोफेशनल तरह से आप रिसेप्शन पे जा कर के पूछ सकें क्या ये डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं, या आप घर पे ही रह के आप इस चीज़ का पता लगा सकें कि आपको क्या बीमारी हुई है, क्या आपको प्रॉब्लम है, तो आपको किस तरह के डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के डॉक्टर से आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। मैं इसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, इंटरनल मेडिसिन हो गई है ना, बच्चों के डॉक्टर्स को क्या कहते हैं और क्या क्या किससे आपको जाके मिलना चाहिए। अगर आपको हृदय रोग समस्या है, हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसकी क्या डेफिनेशन है ना। और क्या डॉक्टर का नाम होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या नाम से उसको जानते हैं, है ना। मानसिक बीमारियों अगर आपको हैं तो आपको किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से साइकोलॉजी, मतलब मैंने बहुत सारे इसमें पॉइंट्स क्लियर किए हैं जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपको क्या बीमारी हुई है तो आपको किस तरह के डॉक्टर से मिलनी चाहिए। चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी मेंटल से प्रॉब्लम हो, या फिर आपकी फेफड़ों से की तरह की कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या आपको कुछ आंखों से संबंधित। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें क्लियर किया है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आज का। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, इसकी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी लेट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। आप लोग एक एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंटरनल मेडिसिन, ठीक है। इनको हम फिजिशियन भी बोलते हैं, वरिष्ठ चिकित्सक होते हैं ये। इन डॉक्टर से हम कब मिलते हैं? डायग्नोस एंड ट्रीट ऑफ द अडल्ट डिजीज, फीवर, कोल्ड, एलर्जी, बॉडी एक। ये एक वह डॉक्टर होते हैं जो जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, इनको फिजिशियन भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो इनसे हमें जब मिलना चाहिए जब हमें किसी भी तरह का कोई सर्दी जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, अगर इस तरह की कोई नॉर्मल बीमारियां जितनी भी रहती हैं, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमें आती हैं तो हमें कभी भी आप अस्पताल में जाइए तो आप उनको बोलिए कि आपके यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर बैठते हैं, कोई मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो अगर वो बोले कि हाँ हैं तो आपको उन्हीं से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपको हमेशा अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से ही जाके मिलना चाहिए जो भी आपको बीमारी हुई है, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। जैसा कि आप मैंने इमेज में भी यहाँ पे बता रखा है कि आपको अगर इस तरह का फीवर, कोल्ड या फिर कोई भी बॉडी एक, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया, इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको इंटरनल मेडिसिन से मिलना चाहिए। क्लियर है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे इसमें डॉक्टर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम होती रहती है, कभी उनको कोल्ड, दस्त, है ना, डायरिया, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप जब भी अस्पताल में जाएं तो उनको बोलें कि पीडियाट्रिक्स क्या आपके यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। इनको हम पीडियाट्रिक्स बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं, बाल चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं। पीडियाट्रिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट चिल्ड्रन, है ना। ये बाल चिकित्सक की वह शाखा है जो शिशुओं, मतलब बच्चों की स्वास्थ्य और देखभाल करते हैं। तो बच्चों से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती है आपके घर में किसी भी बच्चे को, तो आप अस्पताल में जाके बोल सकते हैं कि मुझे पीडियाट्रिशियन से मिलना है, ठीक है। ये बाल चिकित्सक विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश में पीडियाट्रिशियन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। क्लियर है। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना, हृदय रोग विशेषज्ञ। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको जब भी अस्पताल में जाएं तो उनको आप बोलिए मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, ठीक है। इनके बारे में जान लेते हैं। एक कार्डियोलॉजिस्ट इज अ फिजिशियन हु इज एन एक्सपर्ट इन द केयर ऑफ योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, है ना। हृदय रोग विशेषज्ञ एक चिकित्सक होता है जो आपके हृदय और रक्त वाहिनियों की देखभाल में विशेषज्ञ होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ठीक है। आप अस्पताल में जाइए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप एक थोड़ा प्रोफेशनल तरह से बात कर पाएँ। और मेडिकल अगर स्टूडेंट है तो उनको तो ये चीज़ें आनी चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, है ना, एनेस्थेटिक किसको बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, तो उसको तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।
अगर जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि उनको भी इतना तो बेसिक तौर पे आना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो कैंसर रोग विशेषज्ञ होते हैं, जो कैंसर का इलाज करते हैं, तो उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ठीक, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कैंसर के निदान और उपचार में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ होता है लोगों ने, इनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। एक प्रकार के कैंसर का उपचार करते हैं। देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर की स्टडी करके आए हुए लोग होते हैं, और वो हमारे कैंसर को ट्रीट करते हैं। जो भी कैंसर के मरीज होते हैं उन्हीं को स्पेशल वो लोग देखते हैं, और नॉर्मल बीमारियों को वो ट्रीट नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कैंसर हुआ है तो डायरेक्ट आप जाके ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें। ठीक है, जो मेडिकल टर्म में उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट, ये होते हैं मानसिक बीमारियां। अगर हमें किसी भी तरह के न्यूरॉन से प्रॉब्लम, अगर हमारे जो बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, अगर इससे रिलेटेड हमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो हमें अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इनकी डेफिनेशन जान लेते हैं। डायग्नोसिस, ट्रीट एंड मैनेज डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अगर हमारे ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हमें लग रही है तो हमें अपने न्यूरोलॉजिस्ट से ही मिलना चाहिए। नर्व से रिलेटेड अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई एक हाथ सुन्न पड़ जाता है, या फिर हमें रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, या हमारी कोई फिंगर मूव नहीं कर रही है या हमेशा मूव करती रहती है ना, उसमें वाइब्रेशन सा होता रहता है, वाइब्रेट करती रहती है कोई फिंगर या कोई हाथ या फिर हमारा पैर। ठीक है, इस तरह की अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर माइंड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई आपको समस्या है, तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए और न्यूरोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अगर इस समय बात करें तो साइकेट्रिक आते हैं, इसको मनोचिकित्सक विशेषज्ञ भी बोलते हैं। ये अगर मेंटल इलनेस है ना, जो थोड़ी पागलों जैसी लोग हरकतें करते हैं, अकेले में बैठ के बातचीत करने लगते हैं, या फिर सोते समय भी बातें करने लगते हैं, है ना, या फिर किसी के सामने बैठे हुए हैं अजीब तरह की हरकतें करते रहते हैं, अजीब तरह से देखना, है ना, मतलब थोड़ी मेंटल इलनेस, जिसको थोड़ा पागलपंती, जिसको भी हम देहात और देसी भाषा में बोलते हैं, थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करते हैं वो लोग। तो अगर इस तरह की किसी में कोई प्रॉब्लम देखी जाती है, या किसी के फैमिली मेम्बर में किसी भी पर्सन को इस तरह के सिम्टम्स अगर है, तो उसको हमेशा साइकेट्रिक से एक बार मिलना चाहिए। ये क्या करते हैं, इनकी एक बार जान लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। ये मेंटल इलनेस इज अ मेडिकल डॉक्टर्स डायग्नोस, ट्रीट एंड मैनेज डिसऑर्डर। अगर आपको मेंटल इलनेस किसी भी तरह की है तो आपको इन्हीं डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक। ठीक है, अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई दिक्कत है आपको, अगर आपको मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको न्यूरो डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए और साइकेट्रिक से भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होते हैं? ये बेहोशी की दवाइयाँ ये लोग देते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो मरीज को क्या है ना, बेहोश किया जाता है, तभी कि उसको कट लगाया जा सकता, नहीं तो उसको बहुत सीवियर पेन होगा। तो इसलिए इनको एनेस्थेटिक बोलते हैं। एनेस्थेटिक का काम होता है बॉडी को शून्य करना, है ना, पूरे इंसान को वो बिल्कुल ही शून्य कर देते हैं। कई तरह के एनेस्थीसिया दिए जाते हैं, है ना, तो उस तरह से शून्य करते हैं। हमें कोई छोटी मोटी भी इंजरी अगर हो जाती है तो पर्टिकुलर किसी एरिया को शून्य करना हो तो वो एनेस्थेटिक ही करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखना, जो बॉडी को शून्य करने का काम करते हैं वो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट में आते हैं, एनेस्थेटिक ही उसको करता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। अनकॉन्शियस और मार्क्स स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स, है ना, नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर होना चाहिए था, नंबर शो दैट यू डोंट फील पेन। ठीक है ना, आपको बेहोश कर देता है या शरीर विशिष्ट अंगों को शून्य कर देता है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो जाए। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप लोग समझते जाना हर एक डॉक्टर के बारे में, आपको क्या बीमारी हुई है तो आपको किससे मिलना चाहिए। मैं बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और सर नए अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे तो हमारा आता है डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? ये त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। स्किन से रिलेटेड अगर हमें कोई भी आपको अगर समस्या आती है तो आपको तुरंत अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। इनकी एक बार डेफिनेशन लाते हैं। डॉक्टर वो स्टडी एंड ट्रीट स्किन डिजीज़। ठीक है, ये स्किन की डिजीज़ के लिए ही विशेषज्ञ होते हैं ये इसमें। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर इसी से रिलेटेड स्टडी की हुई होती। तो अगर स्किन से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो आपको तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट से ही
कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में भी बता रखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो हमारे ऑर्थोपेडिक्स आते हैं। ऑर्थोपेडिक्स को हड्डी रोग विशेषज्ञ बोला जाता है। अगर हमारी हड्डी से रिलेटेड हमें कोई भी समस्या है तो हमें अपने ऑर्थोपेडिक्स से मिलना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में बता रखा है, आप देख पा रहे होंगे। इनकी डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। डिसऑर्डर्स बोर्न ऑफ इंजरी ऑफ द स्केलेटन एंड स्ट्रक्चर एज टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्लोजली एसोसिएटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आपको ऑर्थोपेडिक से मिलना चाहिए। ये हमारी हड्डियों की ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर ग्रोथ कम हो रही है या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है ना, तो उसकी देखभाल करते हैं। तो अगर आपको हड्डी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक से मिलना चाहिए। क्लियर है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईएनटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग अच्छे से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए। आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कम से कम अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जाके तो मिल सकेंगे, अच्छा ट्रीटमेंट ले सकेंगे। जब आप स्पेशली किसी अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से जाके मिलेंगे तो आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर उसी चीज़ के बारे में अध्ययन कर रखा होता है, उसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रखी होती है, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। बात करते हैं ईएनटी डॉक्टर की। ईएनटी क्या होता है? ये एयर, नोज और थ्रोट, नाक कान गले के डॉक्टर्स होते हैं। अगर आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको हमेशा ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इनको ईएनटी डॉक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको कान से या फिर नाक या फिर गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन्हीं से जाके मिलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, एयर नोज एंड थ्रोट डिजीज ऑफ द एयर नोज एंड थ्रोट, ईएनटी है ना, नाक कान गला से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है तो ये इनके रोगों का निदान के लिए हमें ईएनटी डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्लियर है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ है ना। अगर हमें पेशाब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हमारा पेशाब रुक रुक के आ रहा है या हमें बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात में उठ के 4-4 5-5 बार जाना पड़ता है, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से एक बार कंसल्ट करना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक इन द मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन एंड डिजीज द अफेक्ट द रेप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर हमें पेशाब से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यूरोलॉजिस्ट से आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए अगर कुछ भी आपको पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो सेक्सोलॉजिस्ट आता है। अगर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है, स्पर्म नहीं बन रहे हैं या आपके स्पर्म काउंट्स बहुत कम हैं या बहुत वीक हैं, मोटिलिटी नहीं है, अगर इस तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या और भी अगर आपको सेक्सुअल हार्मोन जितने भी हमारे होते हैं या फिर सेक्सुअल जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको तुरंत इनसे जाके कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, जिनको हम किडनी रोग विशेषज्ञ भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी किडनी में पथरी हो या आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई रुकावट हो, अगर आपको या फिर किडनी में बहुत ज़्यादा पेन होता हो तो आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है मेडिकल टर्म में। ठीक है, स्पेशलाइज इन किडनी केयर एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ द किडनी है ना, ये किडनी की देखभाल और किडनी की बीमारियों का इलाज करने में माहिर होते हैं। ठीक है, तो हमें अगर किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आती है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अस्पताल में आप जाइए, उनको पूछिए कि आपके यहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जो होता है वो किडनी की देखभाल करते हैं वो लोग। क्लियर है, चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब हैं, आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, अच्छे से देखिएगा। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार लाइक सभी लोग कर दीजिए वीडियो को प्लीज़। इनके बारे में हम बात करेंगे तो पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे लंग्स के डॉक्टर होते हैं, जिनको फेफड़े जो हमारे होते हैं चेस्ट में, तो इसके ये डॉक्टर्स होते हैं। इनसे रिलेटेड अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें हमेशा पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चाहे आपकी सांस कम आ रही हो या ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो आपको बहुत ज़्यादा, या फिर आपकी सांस बहुत तेज़ी से आ रही हो, है ना, अगर सांस से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आती है तो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट इज अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम
फ्रॉम द विंड पाइप टू द लंग्स, है ना। हमारे ये जो श्वसन तंत्र होता है, सांस के जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं सांस लेने के, उससे रिलेटेड अगर हमें कोई भी समस्या आती है तो हमें अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्लियर। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं, इनको हम अगर हमारे बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां हैं, अगर ग्रंथियों से रिलेटेड, जिनको इंग्लिश में ग्लैंड्स बोलते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो हमें हमेशा इंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हैं तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि इनकी मैं आपको डेफिनेशन एक बार बता देता हूँ। डायग्नोस एंड ट्रीट इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स सच डायबिटिक एंड थायराइड प्रॉब्लम्स, है ना। अगर आपको डायबिटिक हो गई हो या आप थायराइड हो गई हो आपकी, है ना, शुगर वगैरह जो हो जाती है, तो आपको हमेशा इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं तो उनसे कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑप्थेमोलॉजिस्ट की बात करें तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। अगर हमारी आंखों से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है, चाहे वो आपकी रोशनी कम हो गई हो, या आपको मोतियाबिंद हो गया हो, या आपको आंख में चोट लग गई हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अस्पताल या हॉस्पिटल में जब भी जाते हैं तो आप उनको बताइए कि क्या आपके यहाँ ऑप्थेमोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो वो हमारी आइज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है। तो हमें आँख से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें अस्पताल में जाके आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो पैथोलॉजिस्ट वह डॉक्टर्स होते हैं जो हमारा ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, तो ये हमेशा लेबोरेटरी जो होती है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो होते हैं, ये उन्हीं में अवेलेबल होते हैं। जो ब्लड टेस्ट हम कराते हैं जब भी हम, तो उनकी रिपोर्टिंग जो करने का काम होता है वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है। तो पैथोलॉजिस्ट का काम जो लैब्स होती है, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, उनमें काम होता है। ये लोग बायोप्सी है, एफएनएससी वगैरह है ना, इन सभी की स्टडी करते हैं, जांच करते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। क्लियर है। इनकी डेफिनेशन के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द डिजीज बाय स्टडी सेल्स एंड टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोपी। ठीक है। ये माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिकाओं और ऊतकों की स्टडी करते हैं, उनमें अगर कैंसर वगैरह कुछ है तो पैथोलॉजिस्ट ही उसको रिपोर्ट बना के पेशेंट को हैंड ओवर करते हैं। उनको बताते हैं कि आपको कैंसर है, या फिर आपको मलेरिया है, आपको टाइफाइड है, या फिर आपको डेंगू है, किसी भी तरह की कोई बीमारियों को डायग्नोस करने का जो ब्लड से रिलेटेड काम होता है वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं। क्लियर है। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो रेडियोलॉजिस्ट भी डायग्नोस्टिक सेंटर में अवेलेबल होते हैं। इनका काम होता है अल्ट्रासाउंड करना, एक्सरे की रिपोर्टिंग करना, एमआरआई, सीटी स्कैन, है ना, इनकी जो रिपोर्टिंग करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट का काम डायग्नोस्टिक सेंटरों में ही होता है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग इंजरी एंड डिजीज यूजिंग मेडिकल इमेजिंग रेडियोलॉजी, है ना, प्रोसीजर, एक्सरे, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ये सारे काम रेडियोलॉजिस्ट करता है। ठीक है। तो ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ये सारी जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं ये सभी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। क्लियर है। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो फिजियोथेरेपिस्ट, जिनको भौतिक चिकित्सा विशेषज्ञ भी बोला जाता है हिंदी में। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि अगर आपको कोई भी, जैसे कि आपकी हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ था, बहुत लंबे समय से आपको प्लास्टर बंधा हुआ है, जिसको 1 महीना हो गया, किसी को 1.5 महीने भी बनता है, तो इस तरह के प्लास्टर जब बने रहते हैं, जब उनको काटा जाता है तो हमारी फिंगर्स या फिर रिस्ट वगैरह या फिर हमारी एल्बो जॉइंट्स, जो भी जॉइंट्स होते हैं वो मूव नहीं होते, क्योंकि बहुत समय से वो एक जगह एक ही पोजीशन में रखे हुए रहते हैं प्लास्टर के अंदर, तो इस वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो वो हमें नहीं पता होता है कि हमें किस दिशा में पहले मूव करना चाहिए, कितना मूव करना चाहिए, फास्ट, स्लो, है ना, या मीडियम। तो ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करता है? ये फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, इन्हीं सभी चीज़ों की। तो वो हमें डिसाइड करते हैं कि आपको किस दिशा में मूव करना है तो आपको पेन नहीं होगा, या कितना मूव करना है दिन में, कितना फास्ट करना है, स्लो करना है, इन सभी चीज़ों को डिसाइड फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। ठीक है। या हमें कहीं पे कोई जॉइंट्स हमारा मूव नहीं कर पा रहे हैं, या नी से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम है, तो जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए। तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है प्रॉपर तरह से बैलेंस करना, उसकी मोबिलिटी को मेंटेन रखना, है ना। पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो अपने हिसाब से आपको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट वर्क विथ पेशेंट टू हेल्प देम मैनेज पेन, बैलेंसिंग, मोबिलिटी एंड फंक्शन। ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को दर्द, संतुलन, गतिशीलता और कार्य को
प्रबंधित करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता भी दिया है। क्लियर है सारे पॉइंट आपके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आप लोग हमारे चैनल पे भी एक बार प्लीज़ विजिट कीजिए। आपको बहुत ही मेडिकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको उसमें मिलेंगी, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत ही जल्द बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।